गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग सर। जय कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग सर। जय श्री कृष्ण सर। यहाँ से जाओ, आप लोग क्यों आए? मेरे ख्याल से काफी कम लोग आए हैं अभी, है ना? कुछ को ज्वाइन करना बाकी है। या सभी को ये लग रहा है कि अभी तो विवेक भाई ने स्ट्रेटजीज तो सिखाई दी हैं, आज तो सिर्फ क्यूएनडे होगा, तो क्यूएनडे की वीडियो हम बाद में देख लेंगे। वैसे दिस इज नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि हम में से जिनके पास क्वेश्चंस नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, कुछ पूछने को नहीं है, बात करने के लिए नहीं है, तो अच्छा है। लेकिन मैं ऐसा कहता रहूंगा अच्छा, और सब आते रहेंगे, बिकॉज दिस इज 8 o'clock नाउ, तो सभी लोग आते रहेंगे। एनीवेज, क्या किया आज पूरे आज तो वीडियोस देखी? यस। हाँ सर, विप्रो वाली वीडियो देखी सर। कल की रिवीजन करवा ली सर। विप्रो वाली वीडियो से क्या समझ में आया? विप्रो वाली वीडियो से विप्रो वाली वीडियो में जो सबसे अच्छी लर्निंग थी, जो मैसेज मैं देना चाहता था, वो ये था कि नीचे आने के रीजंस क्रिएट किए जाते हैं, ऊपर जाने के भी रीजंस क्रिएट किए जाते हैं, है ना? तो जब स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है तो शेयर होल्डर्स मीन्स द प्रोमोटर्स, द मैनेजमेंट एंड ऑपरेटर्स बोथ विल वर्क टुगेदर एंड द रीजंस विल बी क्रिएटेड कि स्टॉक प्राइस वापस से ऊपर आ जाए। अदरवाइज आप एक चीज समझो कि जिसने भी आज की वीडियो देखी, वो सभी लोग समझ सकते हैं कि आज की मतलब हमेशा ये तो देखा गया है कि बायबैक ऑफर आया है मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से 12,000 करोड़ का, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोला गया हिस्ट्री में कि नेक्स्ट 8 years तक हम इतनी अमाउंट का और बायबैक करेंगे। इट हैज नेवर बीन सीन, मींस दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कि बायबैक को लेकर गाइडेंस दी जाए कि नेक्स्ट 8 years में हम 45,000 का बायबैक और करेंगे। बायबैक होता है कि कंपनी को अपने शेयर्स सस्ते लग रहे हैं, मैनेजमेंट को अपनी कंपनी के शेयर सस्ते लग रहे हैं, तो कंपनी ही परचेज कर रही है, कंपनी ही रिटेलर से परचेज कर रही है, और कंपनी हमेशा बढ़े हुए करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे बाय करती है। तो अभी भी जो विप्रो का बायबैक है करंट प्राइस से 15% ऊपर है, राइट? और जब भी कंपनी बायबैक करती है, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में प्रोमोटर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रोमोटर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। उसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में रिटेलर्स एंड एफआईआईज पार्टिसिपेट करते हैं, इवन डीआईआईज भी पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि डीआईआईज को फर्क ही नहीं पड़ता, उनका पैसा है ही नहीं, हु केयर्स। इसलिए म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा कभी नहीं बनेगा, दे डोंट केयर, सीरियसली दे डोंट केयर। तो यहां पर विप्रो को लेकर लर्निंग यही है कि मैनेजमेंट ने इस तरह की बातें क्यों की, क्योंकि स्टॉक प्राइस 50% डाउन पड़ा है। दिस इज 50% डाउन। अजीम प्रेम जी, उनकी भी तो वर्ल्ड रैंकिंग में कम हुई होगी ना, उनकी रैंकिंग भी तो कम हुई होगी, वो भी तो चाहते हैं कि उनकी रैंकिंग ऊपर हो जाए। या जो मैनेजमेंट में जो लोग शेयर्स लेकर बैठे हैं, जिनको ईसॉप्स में शेयर्स मिले हैं, राइट, क्या उनका मन नहीं होता होगा कि शेयर प्राइस ऊपर जाए? सो मैनेजमेंट ऐसी चीजें क्यों करती है, क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि मैनेजमेंट के पास भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कंपनी के शेयर्स होते हैं, और वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तभी तो वो भी रिच बनेंगे, राइट? तो हर एक वीडियो से लर्निंग मिलेगी, वीडियो देखते रहना।
इवन दो ये कोर्स कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन ना वीडियो फिर भी देखते रहना। ऐसा नहीं करना कि वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि ये कंटिन्यूस लर्निंग है। दिस इज ए कंटिन्यूस लर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया, विप्रो ने जो आज मीन्स जो ये गाइडलाइंस दी 44,000 करोड़ की, अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो जैसे हम यहां पर जाते हैं और हम इस चीज को चेक करें। सो विप्रो बाय बैक 44,500 करोड़, ठीक है। 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ और 44,000 करोड़ नीचे था। इमेजेस 44, मैंने कहा देखा था? अगर हम यहाँ ओपन करने लगे 12,000 करोड़, 12,000 करोड़, 44,000 करोड़ का था ना, जो मैंने वीडियो भी बनाई थी। हम वीडियो में देख सकते हैं यूट्यूब और विप्रो शेयर और विवेक सिंघल 5 seconds। सो प्लान गाइडेंस विप्रो सेज, मैंने देखा तो था और दिखाया भी था एक्चुअल में इसमें। आप पूरी वीडियो देखना तो पता चल जाएगा। पूरी वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा कि मैंने शो किया था वीडियो में। राइट। ये देखो, यस, दिस वाज नॉट 44,500, दिस वाज 45,500। इसलिए हमारी सर्च में ये नहीं आया। दिस वाज 45,500। अगर हमारा सर्च होता तो ये आ जाता। विप्रो अनाउंसेस बायबैक ऑफ 45,500 करोड़ ओवर 8 years। अगले 8 साल तक, मींस जैसे ही इनको मौका मिलेगा कि शेयर प्राइस नीचे आ गया, उसको सपोर्ट करने के लिए बायबैक करते रहेंगे। तो ये इसलिए बताया जाता है कि आप अगर पैसा लगाना चाह रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फिर से स्टॉक प्राइस नीचे गया तो हम हैं संभालने के लिए। ये एक आश्वासन दिया जाता है इस तरीके से। ये पहली बार मैंने देखा है, और ऑफ कोर्स होगा भी। जब 50% किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए तो आप समझ रहे हो नुकसान कितना हुआ है लोगों को। अब नुकसान कितना हुआ है वो मैं आपको बताता हूं कि व्हाई ए गुड कंपनी स्टॉक प्राइस कैन गो डाउन बट कैन नॉट रिमेन लोअर। वो नीचे जा सकती है, नीचे रह नहीं सकती। ऐसा कैसे? अब आज की डेट में आप ये देखो, व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी? 2,11,000 करोड़, राइट। तो जब अभी स्टॉक प्राइस कितना डाउन है? अभी स्टॉक प्राइस है 50% डाउन, राइट। स्टॉक प्राइस इज 50% डाउन अगर हम करंट तक लेने लगे। लाइफ टाइम हाई से करंट तक का अगर लेने लगे, सारा डिलीट कर देते हैं और दोबारा से इसको पिक कर लेते हैं। सो लाइफ टाइम हाई से लेकर और करंट प्राइस तक जो स्टॉक प्राइस डाउन है, दिस इज 48% डाउन। तो यानी कि जब लाइफ टाइम हाई पर रहा होगा स्टॉक प्राइस, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी रही होगी? 4 लाख करोड़। अभी 2,11,000 करोड़ है, सो 4 लाख करोड़ रही होगी। उस केस में अब हम इन्वेस्टर्स में जाते हैं। अब प्रोमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है? प्रोमोटर्स के पास है 73%, राइट। सो प्रोमोटर्स के पास 73% है। 4 लाख करोड़ का 73% इज 2,80,000 करोड़, जो कम होकर अभी कितनी रह गई है? 1,40,000 करोड़। सो 1,40,000 करोड़ रुपीज से अजीम प्रेम जी पुअर हो गए हैं। उनकी वेल्थ 1,40,000 करोड़ से कम हो गई है। राकेश झुंझुनवाला जी के पास सारे 40,000 करोड़ हैं, इनकी वैल्यूएशन ही कम हो गई है 1,40,000 करोड़। आप समझ कर देखो। अब ये मानकर चलते हैं कि ठीक है, अजीम प्रेम जी ने कौन से इन शेयर्स को बेचना है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, राइट। हम ये बात मान लेते हैं कि उनको बेचना नहीं है क्योंकि आज तक नहीं सेल किए उन्होंने, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या? अगर हम यहां पर एफआईआईज देखने लगे, जो 6.38% एफआईआईज हैं, इनका क्या हुआ? इनका तो वैल्यू कम हो गया, राइट। इनकी वैल्यूएशन हाफ हो गई ना। जो डीआईआईज हैं 8%, इनका क्या? इनकी वैल्यूएशन हाफ हो गई। तो 8% डीआईआईज एंड 6% एफआईआई। अब 6% एफआईआई मींस 4 लाख करोड़ की जब मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, सो 6% मींस 24,000 करोड़, राइट। और अभी कितनी हो गई है ये? 12,000 करोड़।
सो 12,000 करोड़ रुपीस का सीधा सीधा नुकसान है। 12,000 करोड़ रुपीस का सीधा सीधा नुकसान है। अब एक और पॉइंट आता है इसमें कि भाई ये नुकसान कैसे है। मतलब जब अगर उन्होंने बेचा ही नहीं होगा नुकसान पर तो नुकसान है ही नहीं, जब बेचेंगे तभी तो नुकसान होगा। तो ये तो अनरियलाइज्ड है। आप समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है, लेकिन ये अधूरा क्वेश्चन है। ये अधूरा क्वेश्चन है। कैसे? जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं की इनकम कहां से आती है? उनकी इनकम आती है जितना फंड है उसके ऊपर परसेंटेज से। तो जब 24,000 करोड़ की वैल्यू थी 1% आता था तो फीस कितनी आई? 240 करोड़। और अभी जब उसकी वैल्यू कम होकर 12,000 करोड़ रह गई है तो फीस कितनी आएगी? 1%, 120 करोड़। उनकी एनुअल इनकम कम हो गई है 120 करोड़ से। 120 करोड़ रुपीस से एफआईआईज की एंड सेम अमाउंट से डीआईआईज की इनकम कम हो गई है। अब समझ में आ रहा है नुकसान है या नहीं है नीचे रहने से? इवन दो उन्होंने सेल नहीं किया बट दे आर बेरिंग ए लॉस। दे आर बेरिंग ए लॉस। और जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ये विप्रो रखा हुआ है उन फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस खराब हो रही है। उसको जो अप्रेजल मिलना था वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उस स्कीम में फर्दर पैसा नहीं आ रहा है। स्कीम में पैसा कैसे आएगा? स्कीम में पैसा सिर्फ उस स्कीम में आता है, उस म्यूचुअल फंड स्कीम में आता है जिसकी परसेंटेज गेन टॉप पर नजर आती है, मनी कंट्रोल पर या मॉर्निंग स्टार पर। बाकी किसी में नहीं आता। हर कोई पैसा डालने से पहले चेक करता है कि किसकी परफॉर्मेंस लास्ट 3 इयर्स में अच्छी रही है, जबकि गलत तरीका है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सही तरीका है कि जिन ब्लू चिप स्कीम्स की परफॉर्मेंस बेकार रही है उसमें पैसा लगाओ, क्योंकि उनके शेयर्स डाउन पड़े हैं, वो ऊपर जाएंगे अब। और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनके शेयर्स चल चुके हैं, अब वो नीचे आएंगे। लेकिन इस तरह की वीडियो बनाकर डाला नहीं जा सकता। सब कहेंगे विवेक भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब जो अच्छा चल रहा है उसको बेकार बता रहे हो, जो बेकार चल रहा है उसको अच्छा बता रहे हो। लेकिन क्या करें जब मार्केट में पैसे ऐसे बनता है। लेकिन ये चीज ऐसी है कि अगर मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा तो सब कहेंगे विवेक भाई आप रहने ही दो म्यूचुअल फंड के बारे में, आप स्टॉक्स बताओ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन यहां पर एफआईआईज और डीआईआईज का नुकसान क्या है हमने देख लिया ना। ये सीधा सीधा नुकसान है उनकी कमीशन का, उनकी फीस का। और इसी चीज के बेस पर अप्रेजल्स होते हैं। और जो यहां पर मैनेजमेंट है जिनको ईसॉप्स मिलते हैं, ईसॉप्स जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं, ठीक है ना, इक्विटी नहीं नहीं ये होता है इक्विटी ऑप्शंस होते हैं ये, ठीक है। मैं भूल रहा हूं अभी माइंड से, वहां नहीं जाते। सो ठीक है। स्टॉक ऑप्शन आरएसयू बोलते हैं सर। नहीं नहीं ईसॉप्स कहते हैं ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यस, एम्प्लॉयज स्टॉक्स ऑप्शन प्लान। तो वो क्या होता है कि इंसेंटिव देने के बदले इंसेंटिव स्टॉक्स के रूप में मिलते हैं, जिससे वो थोड़े से रुके रहें। उनको ऐसा फील रहे कि पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि अगर आप इस डेट तक रुकोगे तो उस डेट को आपका इतना ईसॉप्स एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको इतने ईसॉप्स मिल जाएंगे, यानी कि इतने शेयर्स मिल जाएंगे। तो एम्प्लॉय रुका रहते हैं जो मेन मैनेजमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईसॉप्स मिलने के बाद वो बेच नहीं सकते, ऐसा नहीं है। दे कैन सेल इट। अब सेल करेंगे अगर हाफ प्राइस पे तो दुख नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा। एवरीबॉडी वांट्स कि ऊपर जाए। अब जब मैनेजमेंट के पास भी शेयर्स हैं और मैनेजमेंट का हित भी ऊपर जाने में है स्टॉक प्राइस के, डीआईआईज के पास भी है, उनका हित भी ऊपर जाने में है, एफआईआईज का भी हित ऊपर जाने में है, तो ये क्यों काम नहीं करेंगे? और जबकि कंपनी में कोई बुराई नहीं है, जबकि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंपनी के बिजनेस अच्छा मिल रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? टेक्निकल्स, सेंटिमेंट्स। तो ठीक है, सेंटिमेंट्स को इंप्रूव करते हैं। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, कि रीजंस विल बी क्रिएटेड फॉर द प्राइसेस टू गो अप। और ये रीजंस कौन क्रिएट करेगा? एफआईआईज, डीआईआईज, एचएनआईज, मैनेजमेंट एंड ऑपरेटर मिलके, सब लोग, ये सब लोग इस चीज को तैयार करेंगे, रीजंस क्रिएट करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे उस टाइम पर, राइट। तो हमने जो 6 स्ट्रेटजी सीखी हैं, उन 6 स्ट्रेटजीज में अगर हम बात करने लगे कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी है, अगर हम बात करें सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी है, तो यहां पर स्ट्रेटजी अच्छी या बेकार नहीं है, यहां पर ग्रुप अच्छे या बेकार हैं। और ग्रुप भी अच्छे या बेकार कैसे हैं? ग्रुप अच्छे या बेकार हैं वोलेटिलिटी के टर्म्स में एंड होल्डिंग पीरियड के टर्म्स में।
तो अगर हम में से, ध्यान से समझना, अब हम बात कर रहे हैं कि 6 स्ट्रेटजी सीखने के बाद में आगे कैसे लेकर चले। अब क्योंकि हम सबकी बेसिक नेचर डिफरेंट है, हम सबका माइंडसेट डिफरेंट है, हम सबका फियर एंड ग्रीड का लेवल डिफरेंट है, ठीक है ना, और हमारे सबके पास टाइम भी अलग अलग है। तो ऐसे में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में नुकसान ज्यादा कभी भी नजर ना आए, अगर हमारा पोर्टफोलियो 10% से ज्यादा माइनस में कभी भी नजर ना आए ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो सिर्फ और सिर्फ V40 कंपनीज में काम करना, बाकी कहीं काम मत करना। सो दिस इज सिनेरियो नंबर 1। दिस इज सिनेरियो नंबर 1 कि अगर हमें अपने पोर्टफोलियो में कभी भी नुकसान नहीं देखना है, इफ वी डोंट वांट टू सी ए ड्रॉ डाउन दैट इज मोर देन 10%, तो सिर्फ और सिर्फ V40 कंपनीज में काम करो, V40 नेक्स्ट में भी मत जाओ। अब बात ये आती है कि विवेक भाई, V40 कंपनीज में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी क्या कि हम लगातार सिर्फ V40 कंपनीज में काम कर सकें? मिलेंगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी, किसी ना किसी चार्ट पैटर्न के बेस पर, किसी ना किसी स्ट्रेटजी के बेस पर हमेशा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग एवरेज भी तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 33 स्टॉक्स चाहिए, ऑलमोस्ट 22-23 स्टॉक से काम चल जाता है हमारा, क्योंकि बाकी एवरेजिंग में जो सेकंड ट्रेड लेते हैं ना अनदर 3% का, उससे काम चल जाता है हमारा। और एक चीज और ध्यान रखकर चलो, अगर हमें V40 कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज मिलनी बंद हो जाए, अगर V40 कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिलनी बंद हो जाए हमारी सीखी हुई स्ट्रेटजीज के बेस पर, तो ये मानकर चलना कि मार्केट काफी ऊपर है और यहां से करेक्शन ड्यू है, करेक्शन होएगी यहां से ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पैसा कैश में रखा है और रैली आ रही है, मैं क्या करूं। बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि जिस प्राइस पर आप देख रहे थे ना कि इस प्राइस से और ऊपर जा रहा है, उससे भी नीचे प्राइसेस आएंगे, चार्ट पैटर्न्स बनाएंगे, मूविंग एवरेज के बेस पर भी, नॉक्सविल के बेस पर भी, V20 के बेस पर भी, कप विद हैंडल भी बनेगा, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनेगा, राइट? तो ये जल्दबाजी कभी नहीं करना। सो V40 कंपनीज आर द बेस्ट। अगर हमें ये लगता है कि विवेक भाई बहुत ज्यादा हम ट्रेड नहीं कर सकते फ्रीक्वेंटली, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका ऐसा है, एंड आई डोंट केयर अगर परचेज करने के बाद में थोड़ा सा नीचे भी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली तो ऊपर जाना ही है और अच्छा गेन देना है, देन 3 times in 3 years इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। जो हमारी सबसे लास्ट में सीखी गई स्ट्रेटजी है, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। इसमें नुकसान क्या है? इस स्ट्रेटजी का ड्रॉबैक क्या है? इस स्ट्रेटजी का ड्रॉबैक है, एक तो इसमें कंपनीज V40 जैसी कंपनीज नहीं आती, तो कहीं ना कहीं बिजनेस समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनेंशियल्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि V40 कंपनीज में ना बिजनेस समझने की जरूरत है ना फाइनेंशियल, क्योंकि वो सारे के सारे पहले ही समझे हुए हैं। लेकिन 3 times in 3 years में हमारी वर्किंग बढ़ जाती है बिजनेस समझने के लिए और फाइनेंशियल समझने के लिए। और क्योंकि मार्केट में अभी हम उतने परफेक्ट नहीं हुए हैं, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो बार बार ये डाउट आता रहेगा कि मैं सही हूं इस एनालिसिस में या गलत हूं, मैं सही हूं या गलत हूं, ये डाउट बार बार आता रहेगा। लेकिन अगर 3 times 3 years में, yes sir, there would be, apart from these 10 points, this is all analysis we have to do, but there would be some guidelines कि that financials कैसे होने चाहिए, debt कैसा होना चाहिए। वो गाइडलाइंस, हाँ वो गाइडलाइंस क्या हैं कि वो गाइडलाइंस बड़ी सिंपल सी हैं, जैसे मैंने बताया, वो गाइडलाइंस जो हमारी 10 कंडीशंस है ना, वो उसी में इन्वॉल्व है। वो उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व है, जैसे आप ध्यान से समझो, अगर हम उस चीज को रिपीट करें एक बार, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 67% डाउन होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि चीजें सस्ती हो गई हैं, और सस्ती भी जरूरत से ज्यादा सस्ती हो गई है, 2/3 खत्म हो गया है, 1/3 बचा है। तो सबसे पहला टेक्निकल तो यही है। सेकंड पॉइंट क्या है कि नीचे गिरने का रीजन समझ में आना चाहिए, ये अपने आप में गाइडलाइन है, दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल्स। क्योंकि अगर रीजन समझ में नहीं आया तो यानी कि हमें बिजनेस समझ नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, और या फाइनेंशियल्स की समझ नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती समझने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, या तो उसको छोड़ दो या फिर मुझे क्वेरी के रूप में लिखकर भेज दो, दोनों ऑप्शंस हैं, या तो उसको ड्रॉप कर दो या फिर मेरे पास क्वेश्चंस लिख के भेज दो। अब जब थर्ड पॉइंट है कि आज की डेट में वो रीजंस एग्जिस्ट नहीं करते, इट मींस ये अलग से कंडीशन है, ये अलग से गाइडलाइंस है,
कि जो रीजंस की वजह से डाउन हुआ था वो रीजंस आज की डेट में अगर नहीं है तो रिस्क खत्म हो गया हमारा। साथ में हमने एक और फिल्टर करने के लिए क्या कहा कि पास्ट में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये अच्छी कंपनी को फिल्टर करने का तरीका है कि हम जिस कंपनी में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं वो पास्ट में परफॉर्मर था या नहीं था। अगर वो पास्ट में कभी परफॉर्मर था ही नहीं तो उस कंपनी में हम ट्रेड कभी नहीं करेंगे, राइट। तो ये अलग से एक कंडीशन है, एक फिल्टर करने का तरीका है। उसके साथ में हमने क्या देखा कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, तो ये एक फिल्टर करने का तरीका है कंपनी के अच्छा होने का, राइट। फिर हमने क्या कहा कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए, तो वहां से भी हमने फिल्टर किया कि कहीं हम ऐसी कंपनी में पैसे तो नहीं लगा रहे हैं कि जिसका फ्यूचर ही नहीं है, कुछ जहां ग्रोथ के चांसेस ही नहीं है। तो ये सारी चीजें अपने आप में फिल्ट्रेशन कर देती है। और अगर इन सब चीजों के बावजूद भी हमें कहीं डाउट है, देन व्हाट्सएप नंबर इज देयर, राइट। आई एम देयर इन दैट केस ऑल्सो। कहीं भी अगर डाउट है तो मैं हूं आपके साथ, ठीक है। सो यहां पॉइंट यही है, लेकिन इन सब चीजों की वर्किंग में टाइम लगता है। 3 times in 3 years स्ट्रेटजी हमारा टाइम लेती है, इसमें हमारी मेहनत भी लेती है, टाइम भी लेती है, फोकस भी लेती है, और हमारी समझ को भी यूज करती है। तो अगर हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अभी हमें प्रैक्टिस नहीं हुई तो हम इसको छोड़ दें, किसी भी चीज को ड्रॉप करना अच्छी बात नहीं है। तो यहां अच्छा तरीका क्या है, अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने आपको 10-12 स्टॉक्स कल नोट डाउन कराए, राइट। तो फिलहाल का हमारा काम तो हो गया ना। जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती तब तक के लिए हमें बाइंग करने के लिए चीजें मिल गई, राइट। और जब तक इनके टारगेट अचीव होंगे तब तक हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहना, तो वहां से काम हो जाएगा। और अगर इस बीच में आपके पास और कुछ पैसा आता है लगाने के लिए, तो V40 कंपनीज में मूविंग एवरेज के बेस पर काम करो, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर काम करो, कप विद हैंडल के बेस पर काम करो, उसमें एवरेजिंग के बेस पर काम करो, और नॉक्सविल के बेस पर काम करो। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। तो यहां मेरा कहना क्या है कि वी नीड टू हैव 3 काइंड ऑफ कैटेगरीज। काम करने के लिए हमें 3 कैटेगरी रखनी है, यानी कि अपने आप को तीनों में से किसी एक कैटेगरी में बांट लेना है। वो क्या क्या है कि या तो हम सिर्फ V40 कंपनीज में काम करेंगे चाहे स्ट्रेटजी कुछ भी हो, सो सिंपल, कि हम V40 से बाहर जाएंगे ही नहीं। दिस इज वन कैटेगरी, राइट। सेकंड कैटेगरी क्या है, सेकंड कैटेगरी है कि हम V40 में काम करेंगे एंड 3 times in 3 years में काम करेंगे, नथिंग एल्स, उससे अलग कुछ नहीं करेंगे। थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड कैटेगरी है कि हम V200 में काम करें, वो V200 में काम करेंगे V20 की स्ट्रेटजी के बेस पर, एंड दैट्स इट, सिंगल स्ट्रेटजी, कि सिर्फ और सिर्फ V20 स्ट्रेटजी यूज करेंगे, बाकी कुछ यूज नहीं करेंगे। सो ये 3 मेन सिनेरियो हैं। अब पॉइंट ये आता है, विवेक भाई V40 नेक्स्ट किस लिए है, फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन आता है तो इसको एक छोटा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे सबसे लास्ट वाले ग्रुप में मैंने बताया कि V20 स्ट्रेटजी यूज करेंगे V200 कंपनीज पे, V200 पे भी, V40 पे भी, V40 नेक्स्ट पे भी, सिंगल स्ट्रेटजी V20, सिर्फ और सिर्फ वन स्ट्रेटजी यूज करें। सो लास्ट वाली कैटेगरी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो क्लियर हो गई। जो सेकंड वाली थी, सेकंड में हमने क्या कहा, V40 एंड 3 times in 3 years, सिर्फ ये 2 यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि V40 में सारी स्ट्रेटजीज एंड साथ में, क्योंकि 3 times in 3 years V40 में नहीं आती, कोई स्टॉक इतना गिरता ही नहीं है, तो 3 times in 3 years साथ में, कि जिससे अगर हमारे पास V40 में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाए तो 3 times in 3 years से उस चीज को फिल किया जा सकता, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली थी जिसमें हमने बात की थी सिर्फ V40, हम उसको V40 एंड V40 नेक्स्ट कर सकते हैं, कि जिससे हमारे पास अपॉर्चुनिटी की कभी कमी ना हो, राइट। सो देयर आर 3 कैटेगरीज, हम अपने आप को 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। नंबर 1 V40 एंड V40 नेक्स्ट, चाहे जो मर्जी स्ट्रेटजी, दिस इज वन सिनेरियो। ये किसके लिए है, ये उनके लिए है कि ट्रेड्स लगातार होते रहे, इट्स ओके, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा डाउन ना दिखे और हमें एनालिसिस में टाइम ज्यादा ना बिताना पड़े, हमें एनालिसिस में टाइम ज्यादा ना बिताना पड़े। नंबर 2 सिनेरियो, कि हमें एनालिसिस में टाइम बिताने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम है। सेकंड सिनेरियो में तो हम क्या कर रहे हैं कि V40 नेक्स्ट को हटा रहे हैं और V40 के साथ में
हम 3 टाइम्स इन 3 ईयर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब थर्ड सिनेरियो ये है कि मुझे टाइम बिल्कुल भी यूज नहीं करना, एक ही स्ट्रेटजी बहुत है, 6 स्ट्रेटजीज कौन यूज करेगा, तो उसके लिए V20 है। सिर्फ और सिर्फ V20 यूज करो लाइफ टाइम। 3 साल की साइकिल पूरी होने पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आफ्टर टैक्स आपका पैसा डबल ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ज्यादा ही हो सकता है और ज्यादा ही होगा, लेकिन डबल से कम कभी नहीं रहेगा। सो ये चीज क्लियर है बिल्कुल। अब पॉइंट ये आता है कि हमें कितने डीमेट अकाउंट्स रखने चाहिए। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीमेट अकाउंट्स रखने के जो तरीके हैं वो 2 तरीके हैं। एक तो हम गोल बेस्ड रखें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अलग से फंड इकट्ठा करना है, अलग से फंड एक्यूमुलेट करना है, तो उसके लिए अलग डीमेट अकाउंट ओपन कर दो। अब या तो उसमें हर महीने पैसे डालते रहो या एक फिक्स अमाउंट अभी से डाल दो कि इसी को इंक्रीज करते रहे। दोनों में से कुछ भी काम किया जा सकता है, लेकिन इस गोल के लिए डीमेट अकाउंट बिल्कुल सेपरेट कर लो और पहले से कैलकुलेट करके रख लो कि 30% CAGR के हिसाब से मेरा जो गोल के टाइम पर पैसा चाहिए वो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। वो बैक कैलकुलेशन आप कर कि 10,000 पर मंथ के हिसाब से 13 ईयर्स में, जब 13 ईयर्स के बाद हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा तो कितना हो जाएगा 30% से। बैक कैलकुलेशन उस हिसाब से आप कर। तो एक तो गोल बेस होगा इस तरीके से। अब गोल बेस में क्या करना है आपको, सपोज आपके 3 गोल हैं, एक एजुकेशन है, ठीक है, एक का बच्चों को आपने एक फंड देना है और एक अपने लिए रिटायरमेंट फंड रखना है। इस तरह के 3 गोल्स हैं। 3 अलग अलग डीमेट अकाउंट रखो और तीनों डीमेट अकाउंट्स में अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करो। बड़ा आसान हो जाएगा कि एक डीमेट अकाउंट में सिर्फ 3 टाइम्स इन 3 ईयर्स, दूसरे डीमेट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ V20, और थर्ड डीमेट अकाउंट में V40 एंड V40 नेक्स्ट, जो मर्जी हो। जिससे, क्योंकि आप सिर्फ V20 यूज करोगे ना एक डीमेट अकाउंट में, तो वो अकाउंट आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि उसमें टारगेट हिट होने के लिए GTT ऑर्डर पहले से लगा होगा, और जिस दिन GTT ऑर्डर हिट हो जाएगा उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप सर्च करके दोबारा से ट्रेड ले लोगे और साथ के साथ GTT ऑर्डर प्लेस कर दोगे, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और दूसरे अकाउंट में क्योंकि हम 3 टाइम्स इन 3 ईयर्स कर रहे होंगे तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि एक बार हमने ट्रेड ले लिया तो उसमें कुछ तो टाइम लगेगा टारगेट अचीव होने में। 6 मंथ, 7 मंथ, 10 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, कुछ तो टाइम लगेगा। तो एक ही अकाउंट को एक्टिव ट्रेडिंग के लिए रखना, क्योंकि जब हम V40 एंड V40 नेक्स्ट में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं ना, तो यहां फ्रीक्वेंट ट्रेड होंगे थोड़े से। आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पर टारगेट अचीव होने में ना तो बहुत ज्यादा परसेंटेज होती है और ना ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जितनी ज्यादा छोटा टारगेट होगा उतना जल्दी अचीव होगा, जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक तो गोल बेस्ड होगा, दूसरा कैसे होगा, दूसरा होगा टैक्स सेविंग के पर्पज से। टैक्स सेविंग के पर्पज से फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में 1 अडल्ट फैमिली मेंबर है जिसकी कोई इनकम नहीं है, तो हम अपने पैसे को उनके थ्रू अगर मैनेज करें तो मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज तक की इनकम किसी भी तरह के टैक्स से फ्री होती है। इवन उसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो भी नहीं लगता। जो फिगर अभी तक 2.5 लाख रुपीज थी, शायद इस बार चेंज होकर थोड़ी सी ज्यादा हुई है, लेकिन 2.5 लाख तो आई एम श्योर अबाउट। सो अगर 2.5 लाख रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन आता है और 15% हमारा टैक्स रेट है, तो 37,500 एवरी ईयर बचते हैं टैक्स के। अगर हम घर में किसी फैमिली मेंबर के नाम पर ट्रेड करें जिनकी कोई दूसरी इनकम नहीं है, वो हमारी मदर भी हो सकती है, हमारे फादर भी हो सकते हैं, हमारी अडल्ट डॉटर या अडल्ट सन भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है, वो हस्बैंड भी हो सकते हैं इन ए पर्टिकुलर केस, राइट, वो अनमैरिड सिस्टर भी हो सकती है, अनमैरिड ब्रदर भी हो सकता है जिनकी इनकम नहीं है। तो एनीवन अगर उनके नाम से ट्रेड किया जाए एंड 2,50,000 रुपीज तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आए उसमें, तो उसके ऊपर 37,500 एवरी ईयर बचते हैं।
ये काम हमें जरूर करना चाहिए। अब जैसे मदर हैं, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि विवेक भाई मदर की कोई इनकम तो नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन हम 2 ब्रदर्स हैं, राइट, तो कल को डिस्प्यूट तो नहीं होगा। तो ऐसे के नहीं, जनरल क्वेश्चन है, ये जनरल सी बात है, या फादर के केस में जनरल सी बात है, या दादाजी के केस में जनरल सी बात है, राइट, क्योंकि हम मृत्यु लोक में रहते हैं, हम स्वर्ग लोक में नहीं रहते जहां पर अमर हो लोग, राइट। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन ये है कि उनके नाम पर ट्रेड करो, उनके नाम से करो, और उसमें नॉमिनी अपने आप को बना लो, क्योंकि जैसे ही आपने नॉमिनी अपने आप को बना दिया तो ऑटोमेटिकली उस पैसे के हकदार उनके जाने के बाद में हम ही हैं, उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होता। नॉमिनी के केस में किसी भी तरह का फैमिली डिस्प्यूट नहीं हो सकता। दिस इज सो क्लियर, मतलब किसी तरह का डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा डाउट भी खत्म हो जाता है कि हम 2 ब्रदर सिस्टर्स हैं या 3 हैं, क्या होगा उस केस में। कुछ नहीं होगा, आप स्टार्ट करो, नॉमिनी बनाओ, और आप ही उस पैसे के मालिक हो फाइनल, ठीक है। अब एक और जो हम अकाउंट साथ में ओपन कर सकते हैं वो है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF एक लीगल एंटिटी है, जैसे विवेक सिंघल है, जैसे आप हैं, और इसकी टैक्स की कैलकुलेशन सेपरेट होती है। इसकी टैक्स की कैलकुलेशन, इसकी इनकम को बाकी फैमिली मेंबर्स की इनकम के साथ क्लब नहीं किया जाता, इसको अलग से देखा जाता है कि ये अलग से एक अलग से टैक्स एंटिटी है, अलग से है ये बिल्कुल। तो ये 5 तरह की होती है इनकम टैक्स के हिसाब से: इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, HUF, कंपनी एंड ट्रस्ट। बेसिकली ये 5 तरह की उन्होंने कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो ट्रस्ट है उसमें वो अदर्स कहते हैं हम उसको, राइट। तो यहां पर जब हम HUF का अकाउंट ओपन करते हैं, HUF का अकाउंट ओपन करने का क्या तरीका है? अपने CA से बात करो, एक एफिडेविट बनेगा छोटा सा, उस एफिडेविट के बेस पर पैन कार्ड बनेगा, पैन कार्ड के बेस पर बैंक अकाउंट खुलेगा, और बैंक अकाउंट और पैन कार्ड के बेस पर आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट बड़ा सिंपल सा है, इसमें भी 2,50,000 रुपीज तक की इनकम टैक्स फ्री है। सो 37,500 इसमें भी बच जाते हैं। और इसको ओपन कौन कर सकता है? HUF को ओपन कोई भी मैरिड मेल पर्सन कर सकता है। मैरिड मेल पर्सन HUF ओपन कर सकता है। तो इसमें किस किस का नाम जाता है? हस्बैंड, वाइफ एंड बच्चे। तो ऑटोमेटिकली सभी मेंबर्स इसके हकदार होते हैं, सभी का इसमें सिंपल होता है, सभी हकदार होते हैं। अब अगर हमारे फादर हैं तो हम 2 HUF ओपन कर सकते हैं, एक फादर का और एक अपना। अगर फादर हैं तो हम 2 HUF ओपन कर सकते हैं, एक फादर का और एक अपना। तो फादर के HUF में किस किस के नाम जाएंगे? फादर, मदर और उनके बच्चे, यानी कि हम, राइट। और हमारे HUF में किस किस का नाम जाएगा? हम, वाइफ और हमारे बच्चे। तो यानी कि जिनके, हम सबके घर में जिनमें फादर हैं, तो 2 HUF हम बना सकते हैं, एक खुद का, एक फादर का। और फादर की अगर अदर इनकम नहीं है तो फादर के अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हैं बनाकर, और मदर की अदर इनकम नहीं है तो उनकी भी कर सकते हैं, और वाइफ की नहीं है तो उनकी भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 3-4 अकाउंट्स हम कर सकते हैं ऐसे अलग अलग बांट। अब बात ये आती है कि विवेक भाई यहां पर जब मैं पैसा फादर के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो वो टैक्सेबल तो नहीं हो जाएगा? ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर किया गया कोई भी पैसा टैक्सेबल नहीं होता। दिस इज सो सिंपल। ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर किया गया कोई भी पैसा टैक्सेबल नहीं होता। तो अगर आप अपने मदर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो, या अपने फादर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, या अपने अडल्ट सन के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, या अडल्ट डॉटर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, तो उसमें कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं आती, वो टैक्सेबल नहीं। दिस इज सो इजी। आप समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये टैक्स बचाने का इतना आसान सा तरीका, और ये लीगल है, 100% लीगल है, ये अलाउड है, ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ट्रिक बता रहा हूं।
मैं सिर्फ आपको रूल्स बता रहा हूं कि ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो सबको पता नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑन एन एवरेज हम सबके पास 2 अकाउंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमें टैक्स ना देना पड़े, राइट? एक एचयूएफ का, वो तो पक्का है ही, एचयूएफ में तो कोई डाउट ही नहीं है, और साथ में एक और कोई फैमिली मेंबर का, या तो एक और फादर के एचयूएफ का या किसी फैमिली मेंबर। अगर ऑन एन एवरेज हमारे पास 2 अकाउंट्स ऐसे होते हैं और हम 2,50,000 एंड 2,50,000 यानी कि टोटल 5 लाख रुपीस की इनकम को टैक्स फ्री कर लेते हैं, 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो यहां पर कितना पैसा टैक्स फ्री हो गया? यहां हमारा एक्चुअल में टैक्स कितना बच गया? 5 लाख का 15% 75,000 रुपीस बच गया एवरी ईयर। ये अमाउंट एवरी ईयर है। और साथ में 1 लाख रुपीस तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। तो अगर कुछ स्टॉक्स हमने 12 मंथ से ज्यादा रखे और तब सेल किए तो 1 लाख रुपीस तक का वो बचेगा। अब 1 लाख रुपीस के ऊपर कितना टैक्स बनता है? 10%, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, तो 10,000 रुपीस ये बचेंगे। मैं कहता हूं वो नहीं भी बचे तो भी 75,000 रुपीस तो बचे ईयरली, राइट? अभी 75,000 कहने को तो बड़ी छोटी सी अमाउंट है और हमें थोड़ी सी वर्किंग भी करनी पड़ेगी, हमें पैन कार्ड भी बनवाना पड़ेगा, डीमेट भी खुलवाना पड़ेगा, लेकिन ये सब वन टाइम एक्सरसाइज है। पैन कार्ड बनवाना, अकाउंट खुलवाना, डीमेट अकाउंट खुलवाना, पैसा ट्रांसफर करना, ऑल दिस इज वन टाइम एक्सरसाइज। लेकिन इसका रिजल्ट पता है क्या है? ये करोड़ों रुपए हैं, ये 1-2 रुपया नहीं है, ये करोड़ों रुपए हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं, बड़ी सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि हम लोग यहां पर एक कैलकुलेशन देखते हैं, HDFC SIP कैलकुलेटर, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट करके जो हमारी रिटर्न आती है। और यहां पर 75,000 रुपीज ईयरली का मतलब क्या है? 6,000 पर मंथ, 6,250 रुपीज पर मंथ, राइट? तो 6,250 रुपीज पर मंथ। अगर हमने इसको 10 इयर्स भी ऐसे चलाया और हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने 26% पैसा कमाया इसके ऊपर, यानी कि 3 इयर्स में डबल, हम बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच लेकर चल रहे हैं, कोई हाई फाई नहीं, तो ये कितना पैसा है? दिस इज 35 लाख रुपीज। अदरवाइज ये पैसा वेस्ट हो गया, अदरवाइज ये पैसा वेस्ट हो गया। नाउ अगर हम 3 टाइम्स इन 3 इयर्स स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड करें इन अकाउंट्स में, तो ऑन एन एवरेज हमारी CAGR 40% आती है। तब ये पैसा 97 लाख रुपीस है, पूरा 1 करोड़ रुपया है 10 साल में, और ये सिर्फ टैक्स सेविंग से है, छोटा सा स्टेप लेने से। और अगर यही काम, क्योंकि ये लगातार चलता रहेगा इस तरीके से, हमने इसको 20 इयर्स कर लिया, 240 मंथ्स, देन दिस इज 50 करोड़ रुपीज। दिस इज 50 करोड़ रुपीज 2 अकाउंट्स में टैक्स सेविंग करके, और उसके ऊपर 3 टाइम्स इन 3 इयर्स की स्ट्रेटजी को अप्लाई। ये 50 करोड़ रुपए का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, तो इसमें डिले मत करना, इस पे सीरियसली वर्क करना। मैंने आपको ये फिगर क्यों दिखाई? ये फिगर की कैलकुलेशन आप भी कर सकते थे खुद से, लेकिन जब हम प्राइमा फेसी फिगर देखते हैं ना कि इतनी बड़ी अमाउंट होती है, तब हमें एक्चुअल में एहसास होता है कि हाँ, कर लेना चाहिए, ये काम हमें डिले नहीं करना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि हम में से हो सकता है कुछ लोगों के पास उनका CA ना हो। अगर आपके पास अपना CA नहीं है तो ऑनलाइन सर्च करो, जो आपके घर के आसपास CA हो, आपके एरिया के आसपास CA हो, आप उसको अप्रोच करो और काम करो। अगर आपको लगता है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, तो जो मेरा CA है, मैं अपने CA का नंबर दे देता हूं, आप उनसे ऑनलाइन बात करो। आज की डेट में सब चीजें ऑनलाइन है, सारे कम्युनिकेशन ऑनलाइन होता है। ही इज दिल्ली बेस्ड, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, एंड ही इज नॉट कॉस्टली। उनके चार्जेस कभी भी हाई फाई नहीं है, वेरी रीजनेबल प्राइसेस। तो मैं ग्रुप में उनका नंबर डाल दूंगा, आप उनसे बात कर लो। लेकिन इस काम को कर लो, चाहे खुद से करो, यूट्यूब से सीख कर करो कि कैसे पैन कार्ड बनाना है, चाहे अपने घर के पास में जो CA हैं उनसे अप्रोच करो, या अपने CA से करो, या फिर जो मैं नंबर देता हूं उनसे बात करो। बात करने के बाद में आपको कॉस्टली लगता है, आप दूसरा सर्च कर लो। सो मींस देयर इज नो कंपल्सन किससे करना है, पर करना है, छोड़ना नहीं है।
क्योंकि ये छोटे मोटे पैसे नहीं है, ये थोड़े बहुत पैसे नहीं है, ये रिटायरमेंट की वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी हमारी सिर्फ इसी से 20 ईयर्स में, सिर्फ इसी टैक्स सेविंग से। ये इतना पैसा है। सो दिस इज क्लियर। तो यहां पर डीमेट अकाउंट दो तरीके से रखना है, एक गोल बेस्ड और एक इस तरीके से। अब इस तरीके से जब हम रखते हैं तो इसको हम गोल बेस्ड मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या करना है कि जो मदर के नाम पर अकाउंट खोला या फादर के नाम पर अकाउंट खोला, आप उसी को अपनी वेल्थ क्रिएशन मान के चलो कि जब हमारे पेरेंट्स, हमारे पूर्वज बन जाएंगे आफ्टर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, जो भी उनकी अच्छी उम्र होगी, उसके बाद वो पैसा अपने आप हमारे पास आ जाएगा। वो वेल्थ क्रिएशन है। सो सिंपल, क्योंकि नॉमिनी उसमें हम है। और जो एचयूएफ का अकाउंट है, क्योंकि एचयूएफ में हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली उसके हकदार हो जाएंगे, उसमें कुछ ट्रांसफर भी नहीं करना होता, उसमें नॉमिनेशन भी नहीं होती, क्योंकि जो बचे हुए फैमिली मेंबर्स हैं वही उसके ओनर्स हैं। तो बच्चों के लिए जो हमने एक अकाउंट बनाकर देना है, आप उसको एचयूएफ वाले अकाउंट को वो वाला अकाउंट मान लो। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो अलग अलग अकाउंट रखो अलग अलग गोल के हिसाब से, और उन अकाउंट्स में सिर्फ एक ही अकाउंट को ऐसा रखना जिसमें V40 एंड V40 नेक्स्ट इन दोनों कंपनीज पे काम करो। बाकी में किसी में 3 times in 3 years और किसी में सिर्फ V20, जिससे आसान हो सके। अगर सेम ही चीज सभी में करेंगे तो हम खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही टाइम पर सब में ट्रेड डालने पड़ेंगे, एक ही टाइम पर सब में लॉगिन करके करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और इसके लिए एक एक्सेल सीट, गूगल शीट हमेशा मेंटेन करो। मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है ग्रुप में। अपने सारे ट्रेड्स को उसमें मेंटेन करके चलो, सारे ट्रेड्स को मेंटेन करके चलो, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता। और हमें पता होना चाहिए कौन सा ट्रेड हमने कौन सी स्ट्रेटजी के बेस पर लिया है, उसका टारगेट प्राइस क्या है, ये मेंशन कर लो। राइट? अब पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई डीमेट अकाउंट कौन सा अच्छा है? दिस इज वैलिड क्वेश्चन। तो जहां पर 3 times in 3 years स्ट्रेटजी पे काम करना है, उसको तो रखो बैंकिंग वाला, यानी कि HDFC बैंक, ICICI बैंक या कोटक बैंक, क्योंकि वहां पर रोज रोज ट्रेड नहीं होगा। तो अगर हमने 50% पैसा कमाया और उसमें से 0.1% या 0.2% अगर हमने दे दिया ब्रोकरेज के रूप में, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसमें फ्रीक्वेंट ट्रेड करना है उसको रखो जीरो दाम में। राइट? तो यानी कि जिस अकाउंट को हमने कम ओपन करना है, कभी कभी ओपन करना है, उसको रखो HDFC में, ICICI में। और जिसमें हमने फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना है, फ्रीक्वेंटली पैसा डालते रहना है, उसको रखो जीरो धाम में या अप स्टॉक्स में या एंजल वन में या फिर 5 पैसा में। चारों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यूजर इंटरफेस सबसे अच्छा जीरोधा का ही है। यूजर इंटरफेस इससे अच्छा किसी का नहीं है। और जो अपने कस्टमर्स की नीड को समझता है वो भी जीरोधा ही है। अप स्टॉक्स में जब हम वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं ना, और अपनी हम होल्डिंग देखते हैं, तो नीचे टोटल तक नहीं दिखाते। वो टोटल तक नहीं दिखाते कि नीचे टोटल कितना है आपकी होल्डिंग का। कई बार मेरा मन करता है कि एक गंदी सी वीडियो बनाकर डाली जाए कि कम से कम इतना तो समझ लो यार। फिर मुझे लगता है कि क्यों करना है, छोड़ो ना। यूजर्स के ऊपर छोड़ देते हैं जो खुद से ट्रेड करते हैं, कि उनकी चॉइस है अपनी, मैंने क्या करना है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जहां पर जिस अकाउंट को कम खोलना है और लगातार पैसे नहीं डालने हैं, बार बार नहीं डालने हैं, लेकर छोड़ देना है लंबे 100% गेन के लिए, उनको रखो बैंकिंग में। ठीक है? और जिसमें आपने एवरी मंथ सैलरी ऐड करनी है, जो आंखों के सामने रहना है फ्रीक्वेंटली, उसको रखो जीरो धा। दिस इज सो इजी। ठीक है? नाउ ये पॉइंट आता है कि विवेक भाई सीरियसली ये बताओ कि कितने % पैसा बन जाता है? सीरियसली बताओ कि मतलब बनता कितना है, ये बताओ आप। अगर आप, जो हमारा सेकंड सिनेरियो है, V40 कंपनीज एंड 3 times in 3 years, अगर आप इस वाली कैटेगरी में जाते हो तो 40% CAGR आपका निकल के आएगा अगर आप 3 साल लगातार कंप्लीट कर लोगे तो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर टैक्स।
अगर सेकंड कैटेगरी आप चूज करते हो, सेकंड सिनेरियो में हमने क्या बात की थी, V40 एंड 3 टाइम्स इन 3 years। अगर आप इस कैटेगरी में 50-50 डिवाइड करके काम करते हो कि 12-13 ट्रेड्स हमारे 3 टाइम्स इन 3 years हो गए, या 15 ट्रेड्स हमारे 3 टाइम्स इन 3 years हो गए, और बचे हुए पैसे हमने V40 कंपनीज में लगाए, सीखी हुई सारी स्ट्रेटजीज के बेस पर, और रिलीजियसली इस चीज को फॉलो किया। तो जैसे ही 3 साल की साइकिल कंप्लीट होगी, हमारा 40% का CAGR निकल के आएगा, एंड 40% का CAGR इज टू मच मनी। अगर मैं आपको वापस से रिमाइंड करूं कि ये कितना पैसा है, तो अगर हम 20,000 रुपीज पर मंथ लगाते हैं 240 years तक, 240 months तक, यानी कि 20 years तक 40% CAGR से, then this is 162 crore rupees। 20,000 पर मंथ 40% CAGR से 20 years में 162 करोड़ रुपीस हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ख्वाहिश हमारी किसी की नहीं है। आएंगे उससे भी ज्यादा, वो बात अलग है, क्योंकि 162 करोड़ होने के बाद में ना, एक साल का गेन 40% के हिसाब से 64 करोड़ आता है। ये इतनी बड़ी इतनी बड़ी चीज होती है ये, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं इस पृथ्वी पे, ग्रुप में खास तौर से, और ग्रुप तो रहेगा ही। ग्रुप कहां जाने वाला है, ग्रुप तो रहेगा ही। मैं सिर्फ मार्केट में एक छोटी सी रैली की वेट कर रहा हूं, उसके बाद में आई विल गिव ए ओपन इन्विटेशन। तो जितने भी अपने 5-6-7,000 जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, वैसे 10,000 के आसपास हैं, एक बड़ी सी जगह लेंगे जहां पर 2-3 हजार लोग आ सकें और पूरा दिन एंजॉय करेंगे वहां। जिसको आना है सब आओ। तो ये चीज करते रहेंगे हम लोग, ये यूनिटी चाहिए हम सबको। लेकिन मैं वेट कर रहा हूं कि एक बार रैली आ जाए, जो पोर्टफोलियो डाउन है वो प्लस में नजर आए, अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आए, और वो टाइम आने में ज्यादा टाइम नहीं है। आप सबके साथ पता है सबसे अच्छी बात क्या है, यू आर लर्निंग एट ए टाइम जब मार्केट का बुल रन स्टार्ट हो रहा है। जब मार्केट का बुल रन बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है ना, आप उस टाइम पर स्टार्ट कर रहे हो। नाउ एक और क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले जो जरूरी है, विवेक भाई सीरियसली क्या हमें फिक्स्ड डिपॉजिट में कुछ भी नहीं रखना चाहिए? आई एम सीरियसली सेइंग, आज तक मैंने 1 रुपए का भी फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं किया, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि नहीं किया। आपको पता है, एक छोटी सी मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, ध्यान से समझना। ये बनिया, जो बनिया होता है ना, बनिया मींस जो पैसे को समझता है। यहां मैं कास्ट से बनिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो पैसे को समझता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। बनिया का दिमाग कैसे चलता है और कैसे चलना चाहिए, हम सबका दिमाग कैसे चलना चाहिए, मैं वो चीज आपको शेयर करना चाह रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताओ, इफ आई एम गेटिंग 6% इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड ऑन द अनदर साइड I am getting 12%. I'm saying 12%, just 12%, right? 10 plus 2, 12% in stock market. यहां कितने इनकम का डिफरेंस है? हमारी इनकम में कितना डिफरेंस है? डबल का डिफरेंस है। दिस इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। हाँ, आपने क्वेश्चन सही सुना था। फिक्स्ड डिपॉजिट में 6% बना, लेकिन स्टॉक मार्केट में 12% बना, और आप कह रहे हो डबल का डिफरेंस है। नो, डबल का डिफरेंस नहीं है। 100% तो डबल ही होता है, 100% का डिफरेंस नहीं है। सोचो कितना डिफरेंस है। डिफरेंस है 4 टाइम्स का। 4 टाइम्स का कैसे है? क्योंकि 4% तो इन्फ्लेशन खा गया। आर यू सीरियस कि फिक्स्ड डिपॉजिट 6% बढ़ा है तो 6% आपको मिला है? आर यू सीरियस? अगर 4% इन्फ्लेशन है लोअर साइड पे, अगर लोअर साइड पे 4% इन्फ्लेशन है, तो 6% में से कितना बचा? 2%, एंड 12% में से कितना बचा? 8%। दिस इज 4 टाइम्स। कितने गुना है ये? 4 टाइम्स है।
अगर स्टॉक मार्केट में हम 22% कमा पाते हैं ना, 22% कमा पाते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में ये 3 टाइम्स का डिफरेंस नहीं है, ये 10 टाइम्स का डिफरेंस है। क्योंकि 6% में से 4% निकाल के 2% बचा, और 22% में से 4% निकालकर 18% बचा। दिस इज 9 टाइम्स। और एक और बात, यहां 6% में से अगर इनकम टैक्स पे करेंगे तो 30% पे करेंगे, कुछ भी नहीं बचता यहां पर, कुछ भी नहीं बचता यहां पर। फिक्स्ड डिपॉजिट इज नॉट गिविंग इवन ए सिंगल रुपी इन रियल टर्म्स, इवन ए सिंगल रुपी। 6% में से 30% इनकम टैक्स जाता है, बचा कितना? 4%, और 4% इन्फ्लेशन में जाता है, बचा क्या? 0। बनिया ऐसे ही कैलकुलेट करता है। हमें जो लोग रिच बने हैं ना, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी अगर रिच बनना है। रिच बनने का जो शुरुआत होती है, पता है वो किस चीज से होती है? रिच लोगों को रेस्पेक्ट देने से। ये सबसे पहला कदम होता है रिच बनने की तरफ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग रिच। ये संकेत हैं हमारे रिच बनने के, कि अगर हमने रिच लोगों को रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, आप समझ लेना आप रिच बनने वाले हो। जो लोग मोदी को नहीं, अदानी को और अंबानी को, इन लोगों को गालियां देते हैं ना, वो सारी जिंदगी रिच नहीं बन सकते, और जितने हैं उससे कम ही होते जाएंगे, उससे ऊपर नहीं उठ सकते, बन ही नहीं सकते। कुदरत का नेचर ही नहीं है ये। क्योंकि जैसे ही कोई अंबानी को गाली देता है, यूनिवर्स क्या सुनता है? अच्छा, इसको रिच पसंद नहीं है, इसको रिच मत बनाओ। बस सो सिंपल, दैट्स इट। यूनिवर्स इज लिसनिंग ईच एंड एवरीथिंग। हमारी हर एक आवाज सुन रहा है यूनिवर्स। ये आगे बढ़ने से पहले का आज के सेशन का पार्ट है। यूनिवर्स हमारी हर एक बात सुन रहा है, हर एक बात। यहां पर समटाइम्स अगर आपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया, तो हो सकता है गूगल हमारी बात ना सुने। वैसे गूगल भी हमारी सारी बात सुन रहा है हमारे मोबाइल में, चाहे हमने इसमें कुछ ऑन किया है या नहीं किया। अगर फोन ऑन है, गूगल इज लिसनिंग एवरीथिंग। और इस बात को अगर सबूत चाहिए ना, तो आप क्या करो, फोन के पास बैठ के किसी प्रोडक्ट की बात करो। फोन के पास बैठ के, एंड्रॉयड फोन के पास खासतौर से, किसी प्रोडक्ट की बात करो, और उसके बाद आप गूगल पे कुछ सर्च करो, उसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आपके सामने आएगी। उसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आपकी आंखों के सामने आएगी। गूगल इज लिसनिंग ईच एंड एवरीथिंग, बी केयरफुल। वैसे केयरफुल में फर्क क्या पड़ता है? वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर हो सकता है गूगल के सिग्नल वीक हो जाएं, कभी कभी वो ना सुने, पर यूनिवर्स सुनना बंद नहीं करता। यूनिवर्स तो हमारे अंदर की आवाज सुन लेता है, जो गूगल कभी नहीं सुन पाता। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं रिच बनने की तरफ। रिचनेस को एप्रिशिएट करो। अगर किसी की बड़ी गाड़ी रास्ते में दिखे, तो उसको वाव बोलो, अरे यार मजा आ गया देख के, एक दिन मैं भी लूंगा। आप समझ रहे हो? ये अगर रिच को देखकर या किसी की रिचनेस को देखकर अगर हमारे अंदर गिल्ट फील हो रहा है ना, अगर ये आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, अगर जेलस फील हो रहा है, वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, एब्सोल्युटली रॉन्ग ट्रैक। अगर किसी पड़ोसी के बच्चे के 90% मार्क्स आए हैं ना, और अपने के 70 आए हैं, और आपके अंदर ये जलन फील हो रही है कि उसके तो आगे मेरे के नहीं आए, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। उसको अप्रिशिएट करो कि यस, चलो किसी की तो आए, अच्छी बात है बेटा, इस बार तू भी और कर, थोड़ा सा खींच ले। ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। ये शुरुआत है किसी भी चीज की। यही चीज हमें डाउन कर देती है, और यही चीज हमें अप्रिशिएट कर देती है।
आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब इस चीज का ये प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। इन चीजों की प्रैक्टिस के लिए जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी वो बुक है द सीक्रेट। मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं उस बुक के बारे में। द सीक्रेट बुक विल हेल्प यू अ लॉट। दिस पर्टिकुलर बुक, ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और ये यूट्यूब पर मूवी के रूप में भी अवेलेबल है, और मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 1.5 आवर की मूवी है, आप पूरी मूवी देखो। मेरा कहना यह है कि इस मूवी को या इस बुक को लाइफ टाइम में ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3, 4, 5, 10 ईयर्स कम से कम 40 टाइम्स पढ़ लो। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जानी चाहिए, हमारी बेसिक नेचर बन जानी चाहिए पॉजिटिविटी की। राइट? यस सर, यही बुक। सो यहां से ऐसे शुरुआत करते हैं, और बहुत ज्यादा कुछ है नहीं आज के सेशन में मुझे बताने के लिए, क्योंकि स्ट्रेटजी सीख चुके हैं, सेम ही चीज रिपीट होनी है। अब टीचर का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम सबकी प्रैक्टिस का टाइम शुरू हो रहा है। प्रैक्टिस करने में जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करके प्रैक्टिस करना है। और जो एक चीज आपको डाउट क्रिएट करेगी, जब मैं YouTube पर कोई नई स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, सिंपल सी कोई भी, जैसे रेंज बाउंड मैंने बताया या मैंने ट्रायंगल बताया, आपका मन करेगा नहीं ये वाली ज्यादा अच्छी है, इसको यूज करते हैं। विवेक भाई इसको यूज कर सकते हैं क्या? कौन से स्टॉक पे यूज कर सकते हैं? नो, दीज 6 स्ट्रेटजीज जिस ग्रुप में मैंने जिस तरीके से बताई हैं, इस तरीके से, एंड फाइनली कैटेगरी बनाकर कि यू कैन चूज एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज V40 and V40 next, any strategy. Second category is V40, any strategy along with this 3 times in 3 years. And third category is only V20 strategy. फिलहाल बैच खत्म होने के बाद 3 years सिर्फ और सिर्फ इसी लर्निंग को यूज कर लो, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट्स क्या है। कहीं इधर उधर मत देखना, कोई नई स्ट्रेटजी मत सीखना, कुछ और प्रैक्टिस मत करना, सिर्फ इस लर्निंग को प्रैक्टिस करना। 3 years आपको खुद से इस बात का पता चल जाएगा कि 3 years क्या 30 years तक यहां से अलग जाने की जरूरत नहीं है। 3 years नहीं, इवन 30 years तक यहां से अलग जाने की जरूरत ही नहीं है। चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें आसान है, बट स्टॉक मार्केट इज ए वेरी बोरिंग जर्नी। दिस इज वेरी बोरिंग जर्नी, वेरी वेरी बोरिंग। कैसे? अब जैसे मैंने जो पोर्टफोलियो आपको दिखाया था, जो वीडियो बनाई थी, लास्ट 8 डेज में मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, ना कुछ बाय किया ना कुछ सेल किया, और कहने को आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर, कहने के लिए आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर, एंड आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड ड्यूरिंग लास्ट 8 डेज, जब से वो वीडियो बनी है। तो ये इतना बोरिंग है, अब करे क्या इंसान, ये समझ नहीं आता। अब जब टाइम ज्यादा होता है ना अपने पास और कुछ करने के लिए नहीं होता, तो उस टाइम पर उसका मन करता है फास्ट पैसा कमाने का, वहां लालच आता है निकलकर, वहां ग्रीड आती है कि इससे तो यार ऑप्शन ही कर ले जब फुल टाइम है। एंड यू नो कि आप समझ सकते हो, आप डिसिप्लिन भी ला सकते हो और यहां पैसा ज्यादा कमा सकते हो। ऑप्शंस में पैसा आएगा नहीं, खत्म हो जाएगा, ट्राई भी मत करना। ये चरस है, गांजा है, ड्रग्स है, इसमें एक बार एंट्री हो गई वापस बाहर कोई नहीं निकलता।
और ऐसा कोई है नहीं जिसने ड्रग्स खा के अपने आप को हेल्दी किया हो। नो नीड इवन टू थिंक अबाउट इट। कुछ लोग ये कहते हैं भाई एक बार करके तो देख लें। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक बार करके भी नहीं देखनी चाहिए। सीरियसली इतनी सारी चीजें हैं जो एक बार भी करके नहीं देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आई एम 41 ईयर्स ओल्ड। मैं आज तक मसाज पार्लर में नहीं गया, ना 7 स्टार में, ना 5 स्टार में, ना 3 स्टार में, ना जनरल में। आई डोंट नो कि अंदर कैसा रंग होता है, कैसा कलर होता है, कौन लोग होते हैं। नेवर। वाई? बिकॉज आई नो कि ये चीजें एक बार भी नहीं करनी। जो नहीं करना वो नहीं करना यार। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लाइफ में आज तक स्मोक नहीं किया, एक बार भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार तो करके देख ले, कि क्यों, वाई? एक बार भी नहीं किया। तो मैंने लाइफ में आज तक एक बार भी नॉनवेज नहीं खाया, आज तक भी नहीं, आज तक भी नहीं। आई डोंट नो कि इसका टेस्ट कैसा है। कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है तो नहीं है। नो मीन्स नो, बिकॉज आई नो कि वेजिटेरियन फूड इज बेटर फॉर माई हेल्थ और वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। सो सिंपल। यहां पाप पुण्य की बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही पाप पुण्य की बात आएगी सबसे पहले कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पेड़ में भी तो जान होती है। हाँ, पेड़ में भी जान होती है, ठीक है। मिल्क में भी तो बैक्टीरिया होता है, यहां पर भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, होती है, ठीक है। लेकिन मेरी हेल्थ के लिए वेजिटेरियन फूड इज मच बेटर। सो सिंपल। सो व्हाई टू ट्राई? तो लाइफ में कुछ चीजें ऐसी ही रखो, कभी ट्राई नहीं करनी। ऑप्शंस ऐसी ही एक चीज है जो लाइफ में कभी ट्राई नहीं करनी। मैं स्पेशली ऑप्शन कह रहा हूं। फ्यूचर उतना मीन्स यहां पर डिजास्टर क्रिएट नहीं करता, इतना ज्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा पैसा चाहिए होता है लगाने के लिए, राइट? और पैसा ट्रिपल नहीं होता एकदम से। लेकिन ऑप्शंस लोग क्यों यूज करते हैं कि 10,000 की पुट बाय की या कॉल बाय की और अभी यहां पे 20,000 की हो जाए, 50,000 की हो जाए। तो ऑप्शंस में एक्सट्रीम लेवल की ग्रीड है, फ्यूचर में माइल्ड ग्रीड है। किसी भी तरह की ग्रीड अच्छी नहीं है। प्रॉफिट अच्छा है एक सिस्टम के बेस पर। तो यहां पर पॉइंट क्या है? अगर ग्रीड रखनी है पैसा जल्दी बनाने की, आप ध्यान से समझना, मैं वापस यहां पर एक चीज कह रहा हूं। अगर पैसा ज्यादा और जल्दी कमाने की अगर इच्छा है तो अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने की तरफ ध्यान दो, क्योंकि वो सेफ प्लेस है फास्ट चलने के लिए। जल्दी प्रमोशन लेने पर ध्यान दो, क्योंकि वहां रिस्क नहीं है। अपनी इनकम को 30%, 40% अपने बिजनेस में बढ़ाने पर ध्यान दो, एक्सपेंशन पे ध्यान दो, वहां रिस्क नहीं है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अगर हम मिड मैनेजमेंट में हैं आज की डेट में अपनी कंपनी में, एंड वी आर मैनेजर और सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, तो कितने कम टाइम में आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो या प्रेसिडेंट बन सकते हो या कंट्री हेड बन सकते हो, उस चीज पे ध्यान दो। वहां स्किल्स इंप्रूव करो, वहां रिस्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आज की डेट में 1 ईयर लॉन्ग IIM के प्रोग्राम्स होते हैं, जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, IIM मुंबई, है ना, और जितने भी हैं, IIM कोझिकोड, IIM इंदौर, जितने भी IIM हैं, सब जगह से होते हैं। और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी होते हैं, जो अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी होते हैं, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनके लिए भी होते हैं, और जो सेल्स में उनके लिए भी होते हैं। स्पेसिफिक हैं, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के भी हैं और डेटा क्रंचिंग के भी हैं, डेटा एनालिस्ट के भी हैं, सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर कोई भी इंसान, ध्यान से समझना, कोई भी इंसान उस 1 ईयर लॉन्ग IIM के प्रोग्राम को कर ले, जिसकी फीस ऑन एन एवरेज रेंज करेगी 4 लाख रुपीज से लेकर 10 लाख रुपीज तक के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम। अगर कोई भी कर ले, क्या इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी सैलरी विद इन 2 ईयर्स इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो पैसा रिकवर हो जाएगा? आप सोच कर देख। अगर हम मैनेजर हैं तो प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचेंगे क्या उसको करने के बाद में? क्या इस बात की गारंटी नहीं है?
क्योंकि हम मैनेजर तो बन गए, अब मैनेजर भी तो किसी बेस पर ही बने, अदरवाइज एंट्री लेवल तो मैनेजर नहीं होता। तो हमारे अंदर काबिलियत तो है, हमारे अंदर काबिलियत तो है, सिर्फ क्या कमी है? कमी यह है कि बाकी से अलग दिखने की, बाकी से थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग दिखने की। और मैनेजमेंट को आउटस्टैंडिंग कैसे दिखाया जा सकता है? पीस ऑफ पेपर। दिस piece of paper can be earned with a cost of 5, 6, 7 lakh rupees and that's it। लेकिन इस चीज को पता होने के बावजूद भी 1000 में से 999 इस काम को नहीं करते हैं, इस बात का पता होने के बावजूद भी। और यहां पर रिस्क क्या है इन पैसों के खोने का? जीरो रिस्क है। और उसके बाद सारी जिंदगी इनकम आएगी और बहुत ज्यादा बढ़ के आएगी। विद इन 2 years 10 लाख रुपीज से आपका पैकेज बढ़ जाएगा विद इन 2 years। जब आपके प्रोफाइल में IIM इंदौर से आपने ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 1.5 year लॉन्ग कोर्स किया, जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कहते हैं जिनको हम। अगर इस तरह का एजुकेशन लोन लेना है तो दिस इज गुड ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी इनकम सीधा सीधा बढ़ाता है विदाउट रिस्क। तो मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर लालच करना है तो इस तरीके से करो, स्टॉक मार्केट में नहीं। स्टॉक मार्केट में एक सिस्टमेटिक अप्रोच से जो हमने सीखा है इसको फॉलो करें, क्योंकि यहीं से इतना सारा बन जाएगा। स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने का तरीका क्या है? अब वापस से ध्यान से सुनो, नया अप्रोच, एक नया एंगल। स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने का तरीका है ज्यादा लंबे सालों तक पैसा कमाना। यानी कि अगर हम 30 इयर्स तक पैसा कमा पाए तो हम डेफिनेटली बहुत सारा पैसा कमाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम 20 इयर्स तक पैसा कमा पाए तो हम डेफिनेटली ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। लेकिन 20 इयर्स तक पैसा कमाने के लिए हमें चाहिए क्या? मार्केट में बने रहना। 20 इयर्स तक मार्केट में बने रहना। और 20 इयर्स तक मार्केट में बने रहने के लिए क्या चाहिए? नुकसान ना हो, यह चीज खत्म हो जाए, और शांति के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ हम एक रेगुलर पेस से 20% से 40% के बीच में कहीं भी पैसा कमा पाए। अगर 20% भी हम पैसा कमा पाए तो भी हम मार्केट में बने रहेंगे फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि 20% से ज्यादा कहीं मिलेगा नहीं लिक्विडिटी के साथ। तो हमें कुछ ऐसा करना है जो हम 30 इयर्स तक मार्केट में बने रहें। लेकिन जैसे ही हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में घुसेंगे, हमारा मैक्सिमम करियर स्टॉक मार्केट का 3 इयर्स होगा। मैक्सिमम करियर कह रहा हूं, हम जितना मर्जी लकी हो, विद इन 3 इयर्स सारा कैपिटल खत्म कर देंगे। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए बना है, और फुल टाइम ट्रेडर्स में भी पत्थर दिल लोगों के लिए बना है, जिनमें इमोशंस होते ही नहीं है, जो रोबोट्स हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में कौन लोग पैसे कमा पाते हैं? जो फुल टाइम है और जो रोबोट की तरह से माइंडसेट रख के काम कर सकते हैं, जहां इमोशंस जीरो हैं। तो स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए वी नीड टू बी इन द मार्केट फॉर मैनी ईयर्स, and to remain in the market for many years we need to stay away from stop loss and future and option. That's it. इस वीडियो को जब दोबारा देखोगे ना तो ये सारी चीजें नोट डाउन करना अपनी नोटपैड में, ये जरूरी है। क्योंकि रोज रोज वीडियो देखना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन अपने नोट्स को जरा सी देर में रिवाइज कर लेना इज मींस, ये तो है ही, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो होता ही है, राइट। सो नाउ अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि हम अपने सेशन को यहीं खत्म करें एंड आफ्टर 15 डेज एक सेशन रखें जब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो, राइट। और दूसरा ऑप्शन यह है कि जब आप बैठे हैं तो अभी निपटा दें,
मेरे ख्याल से अभी मजा नहीं आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन बेटर है ना? फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर है। फर्स्ट ऑप्शन वाला अच्छा है सर। सर थोड़े से आज और बाकी कल बाद ऐसे में। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, ये अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। आफ्टर 15 डेज मैं 15 डेज बाद क्यों कह रहा हूं? आई वॉन्ट टू मेक यू सेल्फ इंडिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं वैसे, सेल्फ के साथ इन लगाना जरूरी नहीं होता, या इंडिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंट। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर अभी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो उन क्वेश्चन आंसर्स में से 50% क्वेश्चंस वीडियोस को दोबारा देखकर खत्म हो जाएंगे। और जब 50% क्वेश्चंस वीडियोस देखकर दोबारा अपने आप से खत्म हो सकते हैं ना, तो ये हैबिट हमें सेल्फ लर्निंग मोड में लाने के लिए प्रेरित करेगी। ये हमारे अंदर हैबिट डालेगी सेल्फ स्टडी की। और ये हैबिट ही है जिस हैबिट के जरिए हम सेम लेवल पर रह सकते हैं, या जिस हैबिट को इंप्रूव करके हम टॉप पर पहुंच सकते हैं। एंड बीइंग ए टीचर, बीइंग इन द मार्केट एंड आफ्टर टीचिंग 10,000 स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि कहां पर कैसे करना चाहिए। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से दिस इज इन योर फेवर कि हम 15 डेज बाद सेशन रखें, और जब तक हम सारी वीडियोस को अच्छे से देख लें, सारे नोट्स रिवाइज कर लें, चार्ट्स देख लें, और इस बीच में व्हाट्सएप तो रहेगा ही। ऐसी बात नहीं है कि व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है? तो ये सारी सर, हाँ जी sir, I want to join your offline classes. 9818 What's the procedure? 9818 Sir? 440 280 9818 440 280 ये ऑफलाइन क्लासेस का नंबर है। Okay, sir. Thank you, sir. और जहां तक अभी जैसे एक मैंने टेक्स्ट में देखा था, विवेक भाई आपकी CAGR कितनी है? सो बाय गॉड्स ग्रेस दिस CAGR इज 47% लास्ट 19 ईयर। शायद मैं पहले भी बता चुका हूं। यस सर। नंबर में रिपीट कर रहा हूं, 9818 440 280। सर ये जो screener.in है, ऐसा यूएस के लिए कोई है? क्या दोबारा बताओ? ये screener.in जैसा वेबसाइट यूएस में, यूएस स्टॉक मार्केट के लिए, मैं यूएस से। Yes sir, I have the same question actually. I know and I also had the same question. और आंसर ये है कि अभी नहीं है, but within 3 years we will develop that. सर मेरे को यूएस से लेके थोड़े और क्वेश्चन है। लाइक ये जितना भी स्ट्रेटजीज हैं, लाइक यूएस में मैं जितना ट्रेड कर रहा हूँ, आई मीन यूएस, और जो नेस्डेक की यूएस में मैं आपको बताता हूँ, जो नेस्डेक 100 है, नेस्डेक 100 में जो टॉप 20 हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर आप ये सारी स्ट्रेटजीज एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग एवरेज भी, नॉक्सविल भी, V20 भी, रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी, कप विद हैंडल भी, और उनके एवरेजिंग के भी, ऑल। और नेस्डेक 100 में से जो टॉप 20 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, उनसे बाहर जाने की कभी भी जरूरत नहीं है। उनमें इतनी लिक्विडिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी मूवमेंट है। तो एक क्वेश्चन और, लाइक बीइंग इन द यूएस, लाइक थोड़ा सा जब डॉलर से रुपए में भेजते हैं तो रुपया रहता है सफिशिएंट। सो राइट नाउ आई हैव SIP, यूलिप, FD, सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, क्योंकि वहां पर रिटर्न भी अच्छा है। FD पे यहाँ 0.5% मिलता है, राइट, बैंक सेविंग में। तो उसके अलावा भी आई कैन लाइक डू द इन्वेस्टमेंट मंथली लाइक 40-50 के। तो आपको लगता है उस केस में मेरे को SIP, यूलिप, FD रोक देनी चाहिए इफ आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट एवरी मंथ 50K? देखो, ये बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि एक तरफ हम 10-12% कमा सकते हैं और दूसरी तरफ हम 26% कमा सकते हैं। तो इस चीज के कि कौन सा चूज करना चाहिए, डू आई नीड टू आंसर? और सर एक चीज और मैं देख रहा था, लाइक थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर रहा था कि जैसे हम पर मंथ लाइक काइंड ऑफ SIP जो हम कैलकुलेटर देखते हैं कि हर मंथ हम 20,000 स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं या फिर 50,000 डाल रहे हैं, एंड ओवर द टर्म हम देख रहे हैं CAGR के थ्रू कि लाइक इन करोड्स बन रहा है। बट एक चीज हम भूल जाते हैं कि विद द टाइम हमारी इनकम भी बढ़ रही है।
तो हमें हर साल वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ा देना चाहिए, लाइक हम 20,000 इस साल हमने 12 मन डाला, नेक्स्ट टाइम हमें 25, यस यस, तो इन्फ्लेशन भी है, सब कुछ है, तो वो भी Yes. बढ़ाते देना चाहिए। यस ऑफ कोर्स। तो उसका रिजल्ट क्या है कि जो अमाउंट हम बढ़ाएंगे वो हमारा इन्फ्लेशन का टेक केयर कर लेगा। यानी कि आज की रेट में जैसे 162 करोड़ की फिगर आई 20,000 पर मंथ लगाकर 20 इयर्स में 40% से, अब 162 करोड़ रुपीज विल नॉट वर्थ 162 करोड़ रुपीज आफ्टर 20 इयर्स, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन उसको थोड़ा सा कम कर रहा होगा। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी ना 20,000, फिर 22,000, फिर 24,000, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो भी अमाउंट आएगी वो 162 करोड़ आज के वर्थ के इक्वल हमारा पैसा बन जाएगा। सो दैट इन्फ्लेशन विल बी टेकन केयर बाय आवर इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। सो ये 162 करोड़ आज की डेट में 162 करोड़ के इक्वल हो जाएंगे। मेक सेंस। हेलो सर लास्ट क्वेश्चन, लाइक एक रिक्वेस्ट है सर कि जब भी आप कोई नया शेयर जब लेते हैं तो आप डाल देते हैं लाइक ग्रुप में या आश्चर्य सर के थ्रू आ जाता है कि लाइक ये हम बाय कर रहे हैं, आप साथ में उसकी स्ट्रेटजी का नाम भी डाल देंगे तो थोड़ा क्लासेस के थ्रू उसको अंडरस्टैंड में हेल्प मिलेगी कि आपने कैसे यूज की वो स्ट्रेटजी। देखो ग्रुप में मैं कुछ नहीं डालता और ग्रुप में डालने पर जाओ भी नहीं, क्योंकि अगर हमने ग्रुप में से डालकर और वहीं से करना है, मैं एक चीज बताऊं आपको, कभी भी स्टॉक मार्केट में दूसरे की राय लेकर काम करके 100 करोड़ नहीं बन सकते। यू कैन मेक 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, but you cannot make 100 crore. No one in this world has made 100 crore rupees by investing in mutual funds. वहां आ ही नहीं सकता वो ग्रोथ, वहां 20% का CAGR आ ही नहीं सकता, 25% का CAGR आ ही नहीं सकता, नहीं बनती वहां पर बात। तो इसलिए मुझे एक क्वेश्चन था। yes. चलो अभी हम लोग मिलेंगे आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, यानी कि 1 वीक बीच में ड्रॉप करके, ओके। और जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी, जितने भी क्वेश्चंस माइंड में हैं फॉर द टाइम बीइंग, सब व्हाट्सएप पर भेजना। कल मेरे पास टाइम होगा क्योंकि कल मार्केट बंद है, महाराष्ट्र डे की वजह से, तो कल अपने पास टाइम होगा एंड आई विल क्लियर ऑल द आंसर्स, ठीक है। और लेकिन एक रिक्वेस्ट है सबसे, कोई भी फर्दर क्वेश्चन भेजने से पहले एक बार ये सारे ही 7 वीडियोस आप रिवाइज करोगे, देन ओनली यू विल सेंड ए क्वेश्चन, बिकॉज मोर देन 50% क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो जब आप दोबारा देखोगे, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला बता देंगे आप एक बार बस। कौन सा सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी फैमिली मेंबर के नाम से भी ट्रेड करते हैं या सेल्फ के नाम से, तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कुछ? देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में IAS ऑफिसर्स हैव बीन बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, IAS not IES. I am PSU employee. Only IAS officers have been barred from trading in stock market, right? अब जहां तक बाकी PSU गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात है, they are not allowed to do intraday, but there is no problem in delivery based trading. और हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो सारी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, सो देयर इज नथिंग टू वरी। आप अपने नाम से भी कर सकते हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से भी कर सकते हो। सर जी जो आपने कल एक लिस्ट दी थी, हेलो सर जी, जी सर, जो कल आपने लिस्ट दी थी तो उसमें जो रिजल्ट्स आने हैं अभी कुछ लिस्ट कुछ कंपनीज की, तो या वेट करें या मतलब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? ले लो, अब विवेक भाई ने बोला तो ले लो, इतना ट्रस्ट कर लो। जी 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 सर है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। Sir, over here, there is a small question. So when I inquired that like with your group, they said some kind of a swing trading strategy also. So which one is being considered as the swing in this 6-1? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आपकी आवाज साफ नहीं थी। So actually, when I inquired with your group, they said that some kind of a swing trading will also be taught. तो ये so out of the 6, ये सारी स्विंग ट्रेडिंग ही तो हैं। जो सबसे लास्ट वाली स्ट्रेटजी है ना 3 times in 3 years, उसको छोड़कर बाकी सारी स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है सर, फाइन।
सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आज के सेशन से रिगार्डिंग। हेलो सर। व्हाट्सएप पे करो ना प्लीज, आई लव यू। इज नॉट मोर इंटरेस्टेड। ठीक है सर। ठीक है व्हाट्सएप। ओके सर बाय। चलो मिलते हैं फिर। सर जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। ओके, टच में रहिएगा प्लीज। जय श्री कृष्ण। जय